नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की YouTube चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका रेगुलर से रेगुलर चल रहा है। खैर, भारत का संवैधानिक विकास आपका कंप्लीट हो चुका है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1935 तक, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो या फिर मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन आपके 101% होंगे। इसलिए कि मास्टर ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मास्टर आपको दिखाएगा कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो आईएएस में हो, यूपी पीसीएस में हो, एमपी पीसीएस में हो, बिहार पीसीएस में हो, आरएएस में हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में कोई भी अगर भारत का संवैधानिक विकास का क्वेश्चन आया रहेगा तो वो आपके नोट्स से आया रहेगा। खैर, आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की एक एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। और हाँ, भारत का संवैधानिक विकास देखने के बाद ही एक सब क्लास अगर आप देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किन किन बिंदुओं को लेकर के किस प्रकार की एनालिसिस की गई है, हर टॉपिक को लेकर के, हर अधिनियमों को लेकर के। यहां पर देखना जरा, पहला वाला जो क्वेश्चन आपका है, पहला वाला क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है? यूपी पीसीएस मेंस में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हमने लगातार इसको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय, फिर बताया, फिर फेडरल कोर्ट बताया, आधुनिक सुप्रीम कोर्ट बताया। इतना ही नहीं, सबके जो है मुख्य न्यायाधीशों को भी बताया। और हमने 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बताया तो उसमें बताया कि भाई 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है? 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमने बताया था कि भाई एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा हाइड चेम्बर्स और लिमेस्टर, चेम्बर्स और लिमेस्टर, ये अन्य न्यायाधीश के तौर पर थे। ठीक है ना? तो 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की जाती है? कलकत्ता में की जाती है। इसके बाद हमने एक फेडरल कोर्ट आपको बताया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्या बताया था? एक संघीय न्यायालय बताया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है संघीय न्यायालय को लेकर के। तो ये जो संघीय न्यायालय एक कब स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है 1 अक्टूबर 1937 को। कहां पर स्थापित किया गया था साहब? दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैंने बताया था कि मोरिस गुवेर साहब थे। कौन थे? मोरिस गुवेर साहब। तो एक कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर के हमने चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि भाई आधुनिक जो सुप्रीम कोर्ट है वो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट कब आया? तो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट यह अस्तित्व में कब आता है? तो आपको पता होगा कि बताया गया था आपको 26 जनवरी 1950 को आया। कब? 26 जनवरी 1950, जब अपना देश का संविधान लागू हुआ था, उस डेट को हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। कौन? आधुनिक सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। हालांकि ये 28 जनवरी, ये डेट पूछा गया है, 28 जनवरी 1950 को इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। हरिलाल जे कानिया इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ये सारी बातें हमने क्या देखा? आधुनिक सुप्रीम कोर्ट को लेकर के देखा। यहां पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो जो आपका अधिनियम है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इतनी बातें आपको पहले वाले क्वेश्चन से पता चलती हैं। देखिए, ये तो मेरा उद्देश्य है दिखाने का कि मास्टर ने जो भी आपको पढ़ाया हुआ है वो बेहतर से बेहतर पढ़ाया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर आपका जाने वाला नहीं है। यहां पर एक अधिनियम दिया है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में हमने कुछ बातें बताई थी जो आपको याद रखनी है। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया था, क्योंकि चीन और चाय के साथ उसका व्यापार जारी रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में भारतीयों को प्रबुद्ध करने की जो है अनुमति दे दी जाती है कि वो ईसाई मिशनरियां भारत में रहें और भारतीयों को प्रबुद्ध कर सकें। फिर उसके बाद 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारत की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किए जाने की बात की गई थी। एक कुछ बातें 1813 के चार्टर एक्ट में आपको याद रखनी है। फिर यहां पर दिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हमने यह बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों अलग कर दिया जाता है। और इसी पिट्स इंडिया एक्ट में जो 1784 में लाया गया था, इसके तहत एक जो है संस्था बनाई जाती है जिसका नाम होता है नियंत्रक मंडल, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। 6 सदस्यों का होता है। कहां पे होता है? इंग्लैंड में होता है। इन 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटिश सम्राट करता है। ये
ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य के रूप में कर दिया जाता है। तो जो व्यापारिक कार्य होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखती है, जो राजनीतिक कार्य होता है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती है। यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पर बनाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको पिट्स इंडिया एक्ट में यह भी ध्यान में रखना है कि जो गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी उसको घटा करके 3 कर दिया जाता है। इतनी सारी बातें। खैर 1833 का चार्टर एक्ट वहां पर दिया है। 1833 के चार्टर एक्ट में नवीन सर ने आपको यह बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। विधि आयोग का गठन किया जाता है। वायसराय जो भारत का गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में एक चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है जो लॉर्ड मैकाले होते हैं। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसा होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भर्तियां चल रही थी उसमें समानता के अधिकारों की बात की गई, मतलब कि जो भी भर्ती चलेगी उसमें रंग, रूप, धर्म, जाति इत्यादि नहीं देखा जाएगा। उसमें जो है एक समानता का भाव या अवसर की समानता पर बल दिया गया। ये सारी बातें, इसके अलावा कुछ सामाजिक सुधार भी 1833 के अधिनियम में किए गए थे, जैसे दास प्रथा, जैसे बाल हत्या, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन। ये कुछ बातें आपको 1833 के चार्टर एक्ट में याद रखनी। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी समझना जरा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है यहां पर अगर आप देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये आपको सूची 1 और सूची 2 से जो है क्वेश्चन की शुरुआत का क्वेश्चन की जो है मिलाना है कि क्वेश्चन में कहा गया है सूची 1 में कि नियंत्रक परिषद की स्थापना कब की गई थी। अभी अभी हमने आपको बताया कि एक नियंत्रक परिषद थी जिसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, और ये जो नियंत्रक परिषद थी वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लाई गई थी। कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ये हमने पूरा डिटेल से बताया था। एक क्यों लाई गई थी कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, एक व्यापारिक कार्य के रूप में और एक जो है राजनीतिक कार्य के रूप में। व्यापारिक कार्य को कौन देखता है तो आपको बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखती है, और जो राजनीतिक कार्य होता है इसको कौन देखती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यों का होता है। कहां पर होता है तो आपको बताना है कि साहब ये इंग्लैंड में था। कहां पर था? इंग्लैंड में था। और एक किन मामलों की देखरेख करता था? राजनीतिक मामलों को। इसको जो है सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी जो है अधिकार प्राप्त था। तो एक नियंत्रक परिषद की स्थापना, अब यहां पर देखिए क्या पिट्स इंडिया एक्ट दिया है? बिल्कुल दिया है। आप मिला दीजिए पहले का जो है दूसरा। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अभी देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इससे पहले जो क्वेश्चन आया वो कहां पर था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर और ये सब अन्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा संघीय कोर्ट भी हमने बताया जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लाई गई थी। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में वो फेडरल कोर्ट स्थापित की जाती है। ठीक है ना? तो खैर दूसरा का आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे जाएंगे तो आप जो है बी का 1 पे चले जाएंगे। फिर यहां पर देखना जरा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसमें हमने कई पॉइंट आपको बताए। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया, मतलब चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, बाकी जो है उनके व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त कर दिया जाता है। फिर ईसाई मिशनरियों को क्या किया जाता है? भारत आने की अनुमति दे दी जाती है 1813 के चार्टर एक्ट। अब देखना जरा 1813 का चार्टर एक्ट आप इससे मिला दीजिए। फिर उसके बाद यहां पर 1813 के चार्टर एक्ट में एक पॉइंट यह भी था कि भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपया खर्च किए जाएंगे। ठीक है ना? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में अभी हमने बार बार आपको बताया कि भाई चौथा सदस्य बनाया गया था। चौथे सदस्य की नियुक्ति जो है 1833 के चार्टर एक्ट में कहां पर होती है? ये चौथे सदस्य की नियुक्ति जो कानूनी सदस्य था, विधि सदस्य था, उसकी नियुक्ति लॉर्ड मैकाले के रूप में होती है। कहां पर होती है? गवर्नर जनरल की परिषद में। अब एक चीज समझना जरा, जैसे ये सारे ऑप्शन आपके मिल गए, अब मुझे अब पता नहीं कि इसमें कौन सा आंसर होगा, लेकिन हमने पूरी व्याख्या आपको कर दी। आप आंसर जरा अपना मिला लीजिएगा। समझना जरा, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सदस्यों की संख्या 4 थी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके जो है
सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, मार्शल, क्लेवरिंग और वर्नेल, ये 4 सदस्य थे। इतनी बातें क्लियर। फिर उसके बाद 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है तो इसमें सदस्यों की संख्या घटा करके कितनी कर दी जाती है? 3 कर दी जाती है। फिर उसके बाद समझना जरा, फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया जाता है, फिर यही सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 4 कर दी जाती है। और ये जो चौथा सदस्य बनाया जाता है वो कौन सदस्य होता है? विधि सदस्य होता है। इसी को हम कानूनी सदस्य कहते हैं। और ये लॉर्ड मैकाले को बनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर उसके बाद एक अधिनियम और लाया जाएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत एक 5वां सदस्य लाया जाता है। और ये जो 5वां सदस्य था ये न्यायविद होना जरूरी था। क्या होना जरूरी था? न्यायविद होना जरूरी था। फिर उसके बाद 1874 में एक भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है। इसी भारत परिषद अधिनियम के तहत एक 6ठा सदस्य बनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको क्रोनोलॉजी पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो 6ठा सदस्य लाया जाता है इसको लोक निर्माण विभाग दिया गया। क्या दिया गया? लोक निर्माण विभाग। तो एक क्रोनोलॉजी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1874 तक आप 6वें सदस्य तक आएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो अब यहां कह रहा है कि भाई गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी। ये चौथा सदस्य था, लॉर्ड मैकाले के रूप में नियुक्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना। चलिए आगे। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा और किसी प्रकार की समस्या या दुख दर्द आपको अब नहीं होगा। यहां पर देखना जरा, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। मैं आपको एनालिसिस कर, मतलब कि एकदम जैसे हलवा टाइप लगेगा यार, मतलब ऐसा मैं पढ़ाया हूं, मैं रियल बता रहा हूं कि मास्टर ने ऐसा कंटेंट आपको डिलीवर किया है कि एक बार अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको किसी प्रकार की समस्या ही नहीं होगी। एक बार जाकर के आप भारत के संवैधानिक विकास की लिस्ट उठाइए और सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, सारे डायमेंशन को पढ़िए। यहां पर कह रहा है कि भाई किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2018 के आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। समझना जरा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें हमने बताया था, क्या बताया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। क्या? 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। अब समझना जरा, इसके लिए एक जो है कमेटी बनाई गई थी, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एक कमेटी कब गठित की गई थी? 1823 में। मतलब सीधी सी बात है, 10 साल बाद एक कमेटी गठित की जाती है। और इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम यह था कि जो 1 लाख रुपया ये लग रहा है ना, इसी को जुटाना था, इसी का अनुदान करना था, इसी अनुदान का प्रबंधन करना था जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का। और मजे की बात है कि इस जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन में टोटल जो है 10 यूरोपीय सदस्य थे। कितने यूरोपीय सदस्य? 10 यूरोपीय सदस्य थे। और उसमें प्राच्यविद भी थे, आंग्लविद भी थे। क्या थे? प्राच्यविद भी और आंग्लविद भी। इसमें जो प्राच्यविद थे वो प्रिंसेप, एचटी प्रिंसेप नाम आता है, एचटी प्रिंसेप उनका नाम है। वो जो है प्राच्यविद को सपोर्ट करते थे। वहीं पर जो आंग्लविद था वो ट्रेवेलियन इनका नाम आता है। तो कुल मिलाजुला करके दोनों थे इसमें, प्राच्यविद और आंग्लविद दोनों थे। दोनों अपना अपना पक्ष खींच रहे थे। कोई आंग्ल भारतीय था और कोई जो है पाश्चात्यविद था। दोनों को जो है अपना अपना पक्ष रखना था शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। तो यहां पर जो क्वेश्चन आया हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट में, आपने 1 लाख रुपया देखा ही। फिर उसके बाद जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका काम था कि 1 लाख रुपए का अनुदान जुटाना। इसका भी ये भी कथन सही है। फिर प्राच्यविद और आंग्लविद में एक विवाद था, इसलिए कि इसमें जो 10 सदस्य थे ना, इसमें प्राच्यविद भी शामिल था, आंग्लविद भी शामिल था। दोनों को लेकर के विवाद था, ठीक है ना। तो तीनों कथन आपका सही होगा। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, मतलब कि डी इज अ राइट आंसर। क्या आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है? कोई दुख दर्द, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हुई होगी। चौथा वाला क्वेश्चन देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर यह कह रहा है कि भाई जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश आरओ मेंस में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मास्टर, हमने क्या कहा कि मैं आपको जो है थंबनेल में यही देता हूं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कोई भी क्वेश्चन, है ना। यहां पर देखना, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने, यहां पर कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, भाई चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो मास्टर ने अभी अभी बताया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया जाता है। अंशतः समाप्त किया जाता है। क्यों अंशतः समाप्त किया जाता है? क्योंकि जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और चाय के व्यापार में काफी निवेश कर दिया था। तो इसने कहा कि महोदय हमारा चीन और चाय के संदर्भ में व्यापारिक एकाधिकार बने रहने दीजिए, बाकी आप व्यापारिक एकाधिकार क्या करिए? समाप्त कर दीजिए। हालांकि जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है तो ये व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके बोल रहा है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ए इज अ राइट आंसर, मतलब कि आपका आंसर जो होगा वो 1813 का चार्टर एक्ट होगा। यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? चलिए जरा यहां पर देखिए, जरा इसको हमने डिस्कस किया अभी अभी कि भाई व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। ये सब बातें आपको 1813 में याद रखनी है। 33 में क्या सारा चीज कि वही बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। फिर उसके बाद विधि आयोग का गठन किया गया। वायसराय की गवर्नर जनरल की जो एक कार्यकारिणी परिषद थी उसमें चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी में होने वाली भर्तियों में समानता बरती गई। ढेरों सारे जो है सामाजिक सुधार किए गए। ढेरों सारे पॉइंट्स आप 1833 के चार्टर एक्ट में पा सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में 12 सदस्यों का एक जो है केंद्रीय विधान परिषद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो आपको पता होगा केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद, एक केंद्रीय विधान परिषद क्या था तो समझना जरा, एक कानून का निर्माण करने वाली संस्था थी। कानून का निर्माण, इसको मिनी संसद कहा गया। क्या कहा गया? मिनी संसद कहा गया। मतलब कि जो आधुनिक संसद है उसकी स्थापना कब होती है? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद सुनना जरा, इसी अधिनियम के तहत पहली बार सिविल सर्विसेज की जो भर्तियां होंगी वो खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होंगी। ये 1853 का चार्टर एक्ट कहता है। फिर यहां पर एक और अधिनियम दिया हुआ है 1873 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है? इसमें समझना जरा, इसमें यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता। सुनना जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना अलग चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भंग कर देना अलग चीज है। अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब समाप्त किया गया तो आपको बताना है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी का शासन और इसके अलावा गवर्नर जनरल का पद सब कुछ समाप्त कर दिया गया। सब कुछ समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी तो व्यापार कर रही थी ना, कंपनी तो जीवंत अवस्था में थी ना, कंपनी का शासन समाप्त हुआ था, कंपनी समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन 1873 का जो चार्टर एक्ट लाया जाता है इसमें प्रावधान किया जाता है कि कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और इसी अधिनियम का जो है अनुसार, इसी अधिनियम का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। तो एक कुछ बातें आपको जो है इस प्रकार के जो है क्वेश्चन से मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। चलें आगे। यहां पर देखना जरा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है ना। ये आपको जो है 1813 का चार्टर एक्ट है, उसके संदर्भ में आपको क्या करना है? विचार करना है। इसमें क्या कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया। बात तो सही है, बार बार आपसे यही कह रहे हैं। लेकिन अगर कहे कि पूर्णतया एकाधिकार समाप्त किया गया तो आपने बताना है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। एक क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 के आईएएस में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसने कंपनी द्वारा अधिकार लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य या क्राउन की प्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है वैसे ही जो क्राउन का शासन होता है, ताज का शासन होता है, वो भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। ये भी बात क्या है? सही है। तीसरा वाला कथन जरा देखना, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1858 का जब आप भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? ब्रिटिश शासन के द्वारा या ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश ताज है या फिर क्राउन है या महारानी विक्टोरिया है,
इस अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत पूरे ब्रिटिश क्षेत्र को, भारत के पूरे ब्रिटिश क्षेत्र को अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लेती हैं और जितना राजस्व संबंधी मामला होता है ये ब्रिटिश सरकार को जो है या ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो यह कहना कि 1813 तो ये बात गलत हो जाएगी। ये 1858 के भारत शासन अधिनियम में आपको जो है राजस्व का नियंत्रण दिखाई पड़ेगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन केवल 1 और 2 सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखना, बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है कि भाई किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? अभी अभी मास्टर ने ये बताया आपको, अभी हमने ये बताया कि भाई 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया था। ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, इसमें हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के में भर्तियां चल रही थी और इस भर्तियों में क्या हो रहा था कि रंग, रूप, जाति, धर्म, पहनावा ओढ़ावा, ये सब सारी चीजें देखी जाती थी। अब इसमें कहा गया कि भाई अवसर की समानता पर बल देना जाना चाहिए। जैसे आपका अनुच्छेद 16 है ना, जो लोक नियोजन है, मतलब कि जो सार्वजनिक नौकरियां हैं, उसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, रूप, रंग, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसा ही अवसर की समानता पर बल दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में होने वाली भर्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 वहीं से उभर कर आया। तो अब क्या किया गया? जैसे ही ये चीजें समाप्त की गई, वैसे भारतीयों की भर्ती तेजी से होने लगी और भारतीयों की जब भर्ती हो गई तो देश के प्रशासन में कुछ भारतीय हिस्सा लेना अपना जो है ये संभव हो सका। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर होगा वो 1833 का क्या होगा? चार्टर एक्ट होगा। यहां पर इसको लेकर के अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई जाती है 12 सदस्यों की, ये याद रखना है। प्लस सिविल सेवा की जो भर्ती होगी वो खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी 1853 के चार्टर एक्ट। यहां पर 1861 का जो है काउंसिल एक्ट दिया गया है, भारत परिषद अधिनियम दिया गया है। कुछ बातें यहां पर आपको याद रखनी है, जैसे यहां पर केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। 1833 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां ले ली गई थी, अब उसको वापस दे दी जाती हैं, इसलिए कहते हैं विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। यहां पर एक पोर्टफोलियो प्रणाली या फिर विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। यहां पर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। तो कुछ ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1861 1858 में हमने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी का शासन, गवर्नर जनरल का पद, ये सब समाप्त कर दिया जाता है। भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया जाता है, वायसराय का एक नया पद लाया जाता है। ये सब बातें आपको जो है 1858 में। बाकी जो है ताज या सम्राट या क्राउन का शासन अब भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर डायरेक्टली हावी हो जाता है, जिससे राजस्व संबंधी मामले पर भी पूरी रूप से नियंत्रण हो जाता है। ये 1858। तो सारा कुछ सही है ना, किसी प्रकार का दुख दर्द, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। चलें आगे। अब देखना जरा, एक क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया है 2021 में। 1961 का 1861 के भारत परिषद अधिनियम से एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। अभी जरा समझना, मैं बार बार बता रहा हूं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को लेकर के, सदस्यों की संख्या को लेकर के आप एकदम क्लियर कट रहे हैं, ठीक है ना। हमने बताया कि मास्टर ने यह बताया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, मार्शल, क्लेवरिंग, ओवरले शामिल थे। फिर उसके बाद मास्टर ने बताया कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये सदस्यों की संख्या घटा करके कितनी कर दी जाती है? 3 कर दी जाती है। फिर उसके बाद मास्टर ने आपको बताया कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इस 1833 के चार्टर एक्ट में फिर एक चौथा सदस्य जोड़ दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विधि सदस्य कहते हैं, या फिर इसको हम कानूनी सदस्य कहते हैं। ये मैकाले को जो है बनाया जाता है। किसको? लॉर्ड मैकाले को बनाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में एक 5वां सदस्य बनाया जाता है, जिसका न्यायविद होना जरूरी था। जिसका क्या होना जरूरी था? न्यायविद होना जरूरी था। फिर उसके बाद एक और क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, 1874 का भारत परिषद अधिनियम। 1874 के भारत परिषद अधिनियम में आपको याद रखना है कि यहां पर एक 6वां सदस्य बनाया गया था, जिसको कौन सा विभाग दिया गया था? लोक निर्माण विभाग। क्या दिया गया था? लोक निर्माण विभाग। मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट आपको जो है त्रुटि की है,
जाकर के वहां पर सुधार लीजिएगा। हमने 1876 का शाही उपाधि अधिनियम में लिखवा दिया है, लेकिन आप जो है 1874 के अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में ये चीजें आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्रोनोलॉजी ये पता उन्हें कहा। यहां पर क्या कह रहा है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। अरे भैया यहां पर देखिए ना, 7 नहीं, कितना हो गई थी, 5 हो गई थी। इसको तुरंत ससुरा गलत काटिए। इसको जब आप गलत काटेंगे, एक इसमें है कटा, एक इसमें है कटा, फिर उसके बाद देखिए एक इसमें है कटा, आपके पास केवल जो है बी और सी केवल ऑप्शन बचा। लेकिन पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कहा गया, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 और अधिक से अधिक 12 हो सकती थी। समझिएगा जरा, हमने आपको एक चीज बताया कि 1853 के भारत शासन अधिनियम में 12 सदस्यों का एक केंद्रीय विधान परिषद गठित किया गया था। अब यही जो है, जब 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है तो कहा जाता है कि भैया ये सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी, 6, और अधिकतम से अधिकतम कितनी हो सकती है, 12 ही हो सकती है। ये बात क्या है, सही है। फिर प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये भी बात क्या है, सही है। तो आपको जो है 2 और 3 आंसर के रूप में मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, जब 2 4 10 क्वेश्चन आप रिपीट कर लेंगे, बढ़िया से डिस्कस कर लेंगे, चारों ऑप्शन को लेकर के बातचीत कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे ही बजट की बात आती है तो मास्टर आपको बजट को लेकर के तमाम बिंदु बताता है। तमाम बिंदु इन द सेंस 1892 का जो अधिनियम लाया गया था उसमें बताया कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि यहां पर लोकहित विषयों को उजागर करने का अधिकार नहीं था, उठाने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है तो इसी लोकहित विषयों को जो है उठाने का अधिकार दे दिया जाता है बजट से संबंधित। फिर उसके बाद क्यों चर्चा में रहा बजट 1919 के भारत शासन अधिनियम में, क्योंकि यहां पर केंद्र का बजट अलग पेश किया गया और राज्य का जो बजट है वो अलग पेश किया गया, और राज्य का बजट अलग पेश। ये तो सारी बातें आपको बजट से संबंधित। फिर हमने बताया था कि भाई जो बजट होता है ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में वर्णित होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। और सारा समझना, ये जो बजट होता है, इस बजट को पहला जो भारत का बजट है वो कब पेश किया गया था, तो आपने बताना है कि 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। कब? 7 अप्रैल 1860 को। अभी समझना जरा, 7 अप्रैल 1860। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, जेम्स विल्सन इसके जो है प्रमुख अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा यह पेश किया गया था। जो भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो कब पेश किया गया था, तो 1947 में R.K. षणमुखम चट्टी के द्वारा पेश किया गया था। वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर बजट पर बहस करने की शक्ति, तो आपके पास जो ऑप्शन है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसको आपको ट्रिक करना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि भाई ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति हमने बताया था कि 2-3 अधिनियम आपको लेकर चलना है। एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति या फिर पृथक निर्वाचन पद्धति। हमने बताया था कि भाई मुसलमान अगर उम्मीदवार होगा तो मुसलमानों के द्वारा ही वोटिंग उसकी की जाएगी, उसको चुना जाएगा। इसको क्या कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति या फिर पृथक निर्वाचन पद्धति। राजनीतिक भूमिका में अपनी जो है भागीदारी को बढ़ाने के लिए पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। अब ये आपको 2-3 जो है संविधान, 2-3 जो है अधिनियमों में सुनाई पड़ेगा। 1909 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, और फिर जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ। समझना जरा, अगर मैं कहूं कि 1919 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, तो पहली बार यहां पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। लेकिन 1919 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाता है तो ये जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली बढ़ा करके ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को और इसके अलावा यूरोपियों तक जो है इसको विस्तारित कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद 1935 में भी ये चीजें रुकी नहीं और आगे चल करके ये महिलाओं तक विस्तारित कर दिया जाता है, मजदूरों तक विस्तारित कर दिया जाता है, मजदूरों तक, और इसके अलावा
महिला, मजदूर और दलितों तक इसको विस्तारित कर दिया जाता है। मतलब महिलाओं, मजदूरों और दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का हिस्सा बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको सिनेरियो समझ में आया होगा। यहां पर पूछा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो आपको आना है 1909। यहां पर देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 दिया है। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया। तो अभी हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट देखा था, लेकिन 1935 में हमने बताया कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संघीय न्यायालय कहते हैं। और इस संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो आपको बताना है कि साहब मोरिस गोवेयर साहब थे। कौन थे, मोरिस गोवेयर। अब देख लीजिए यहां पर कौन सा है, तो यहां पर संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर जाएंगे। ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी इज अ राइट आंसर। तो क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखना। आप एक बार जाकर के भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। 2008 के यूपी पीसीएस में क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। अभी समझना जरा, मास्टर ने आपको बताया था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ यह होता है, दो अलग अलग विषयों पर दो अलग अलग संस्थाओं या सरकारों या प्राधिकरणों के द्वारा जब कानून का निर्माण किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। और द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था, लियोनिस कार्टिस था। कौन था, लियोनिस कार्टिस था। और प्रांतों में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम में होती है। लेकिन सुनना जरा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, एक प्रांतों से हटा करके कहां पर द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। यहां पर केंद्र में पूछ रहा है, तो केंद्र में कब लागू की गई, तो आपको बताना है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। लेकिन अगर 1919 पूछता तो यहां पर आपको प्रांतों में दिखाई पड़ता क्या, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है ना। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम। कोई दिक्कत यहां तक? आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय याद करिए, वो पूरा क्लास जो आईएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। एक पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाती थी, और जो हस्तांतरित विषय था प्रांतों का, उस पर जो है प्रांतों का गवर्नर और उसके जो है भारतीय मंत्रियों के सहयोग से कानून का निर्माण किया जाता था, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता था, जिसको जो है स्थानीय शासन, जिसको कृषि, जिसको शिक्षा, जिसको स्वास्थ्य जैसे जो है नॉर्मल मुद्दे दिए गए थे, है ना। चूंकि जो है आर्थिक रूप से पंगु बना गया था प्रांतों को, इसलिए ये सफल बहुत नहीं रहा। चलें आगे, अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 1919, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। यहां पर कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। भाई प्रांतों में हमने बताया कि अभी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है। प्रांतों के विषयों को दो विषयों में बांटा जाता है, एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय होता है, इसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व, इसमें वित्त और इसमें पुलिस और सिंचाई जैसे मामले या विषय शामिल होते हैं, जिस पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिलकर के कानून का निर्माण करेगी। और समझना जरा, एक हस्तांतरित विषय किया गया था, वो हस्तांतरित विषय जो एकदम फाइनेंस से जो बिल्कुल बाहर था, जहां पर जो है केवल वर्कलोड था, जैसे आपको जो है मिलेगा स्थानीय प्रशासन का मुद्दा, जैसे आपको कृषि का मुद्दा मिलेगा, जैसे आपको जो है स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये सब जो मुद्दे हैं ये हस्तांतरित विषय में, जिस पर गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर के कानून बनाते थे। और मजे की बात है कि ये जो हस्तांतरित विषय थे, जिस पर गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर के कानून बनाते थे, इनको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था, ठीक है ना।
तो खैर ये पहला वाला कथन सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था नहीं। अभी अभी हमने बताया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में 1909 में ये मुसलमानों के लिए दिया गया था, 1909 के माल्य मिंटो सुधार में। 1919 वाले में किसको दिया गया था? ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को दिया गया था। तो एक कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत। अब देखना जरा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, आपका कथन गलत हुआ, ठीक है ना। अब एक और यहां पर देखिए, केंद्र और प्रांतों के बीच विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। बिल्कुल, यहां पर जब आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का बंटवारा किया जाता है तो आरक्षित विषय पर तो केंद्र ही कानून बना रहा है ना, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर बना रही है तो केंद्र कानून बना रहा है। ये भी बात क्या है? सही। तो 1 और 3 आपका आंसर होगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहां पर? देखिए जरा, कह रहा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, मतलब रिजर्व और अनरिजर्व, आरक्षित और एक जो है अनारक्षित, मतलब जिसको हम हस्तांतरित कहते हैं, अंतरित कहते हैं, ट्रांसफर्ड कहते हैं, 2 विषयों में बंटवारा किया है। समझिएगा जरा, 1919 का अधिनियम लाया गया था जिसमें जो प्रांतीय विषय थे, इन प्रांतीय विषयों का विभाजन 2 जो है विषयों में किया गया। एक जो है आरक्षित विषय और दूसरा जो है हस्तांतरित विषय। दूसरा क्या? हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय था इसमें भू राजस्व, इसमें जो है वित्त, इसमें न्याय प्रशासन, इसमें जो है पुलिस, इसमें सिंचाई, ये सब जो मामले आरक्षित विषय में शामिल किए गए थे। और इस पर कानून का निर्माण कौन करेगा? गवर्नर और उसकी परिषद मिलकर के कानून का निर्माण करेगी। और मजे की बात है कि यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हस्तांतरित जो विषय था, यहां पर हस्तांतरित विषय में आपको कृषि दिखाई पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य दिखाई पड़ेगा, आपको शिक्षा दिखाई पड़ेगा, आपको क्या दिखाई पड़ेगा? शिक्षा दिखाई, स्थानीय प्रशासन आपको दिखाई पड़ेगा, ये सब सारी चीजें जिस पर जो प्रांतों के गवर्नर थे और भारतीय मंत्री थे वो मिलकर के कानून का निर्माण कर रहे थे। अब यहां पर देखिए, यहां पर यही कह रहा है कि जो भाई विषयों में बांटे गए निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय में शामिल था? आरक्षित विषय में हमने क्या बताया? न्याय प्रशासन। एक बार यहां पर लिख लीजिए, आरक्षित विषय में क्या था? एक तो आपको न्याय प्रशासन का था, दूसरा पुलिस का था, तीसरा सिंचाई का था, क्या था? सिंचाई का था, चौथा भू राजस्व का था, क्या था? भू राजस्व का था, पांचवा वित्त का था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए जरा, न्याय प्रशासन बात सही है, भू राजस्व बात सही है, पुलिस बात सही है, स्थानीय स्वशासन नहीं है, स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय का था। तो 1, 3 और 4 अब देख लीजिए, 1, 3 और 4 सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें हमने जो है इस क्वेश्चन में की, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यहां पर यह कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। जो भारत की विधान पालिका है ये प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई जाती है? तो मास्टर ने जब आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम बताया था तो इसमें बताया था कि केंद्र की जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसको द्विसदनीय बनाया गया। एक का नाम रखा गया विधानसभा और दूसरे का नाम रखा गया राज्य परिषद। क्या नाम रखा गया? राज्य परिषद। यही विधानसभा आगे चल करके लोअर हाउस लोकसभा बनती है और जो राज्य परिषद है यही आगे चल के अपर हाउस राज्यसभा बनती है। तो केंद्रीय जो विधान परिषद या केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान कब किया जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, सी इज द राइट आंसर। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? तो आते हैं अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। बिल्कुल, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आपको लोक सेवा आयोग का गठन दिखाई पड़ेगा। 1926 में ली आयोग गठित किया जाता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया कि अब जो परीक्षा लंदन में हो रही थी सिविल सेवा की, आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विसेज की, अब वो कहां पर होगी? तो अब वो जो है भारत में होगी और सबसे पहले ये इलाहाबाद में कंडक्ट करवाई गई और उसके बाद जो है आपको कहां पर कंडक्ट करवाई गई? दिल्ली पर कंडक्ट करवाई गई। ये बात क्या है? सही है। फिर भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से ज्यादा हो गया, बिल्कुल ज्यादा हो गया। भाई देश आजाद होने के करीब आ गया है तो अब सिविल सेवक जो है भारतीय ज्यादा हो गए और अंग्रेज क्या हो गए? कम हो गए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों का चैंबर ऑफ प्रिंसेस
की स्थापना की गई। जरा समझना, जरा मास्टर ने इसको बताया है नरेंद्र मंडल, हिंदी में कहते हैं। ये जो है देसी रियासतों के लिए था, देसी रियासतों के लिए था, उनके लिए एक सलाहकारी मंच था ए देसी रियासतों का, जिसको हम नरेंद्र मंडल कहते थे। इसका जो प्रावधान है यह 1919 के भारत शासन अधिनियम में लाया गया था। अब जरा आप देखना ऑप्शन 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। जरा आना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखना, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के यूपीपीसीएस में। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखना जरा, दो अधिनियम आपको याद रखना है, एक 1861 का और एक अधिनियम आपको रखना है 1935 का भारत शासन अधिनियम का। अगर पूछता है वायसराय, अगर पूछता है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, किस पर ऑप्शन लगेगा आपका? 1861 के भारत शासन अधिनियम पे। अगर पूछता है कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पूछता है या फिर राष्ट्रपति को पूछता है, किसको पूछता है? राष्ट्रपति को पूछता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से जुड़ी हुई है, तो आपको बताना है 1935। राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछ रहा है तो कहां पर आपको जाना है? 1935 के भारत शासन अधिनियम पे जाना है। क्लियर? कोई दुख दर्द? अच्छा, आधुनिक जो हमारा भारत संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। एक कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलें आगे, यहां पर देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ती है या पाया गया? अब समझना, जब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 बताया तो उसमें बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक जटिल प्रलेख था। 321 अनुच्छेद थे, 10 उसमें जो है आपको अनुसूचियां दिखाई पड़ेंगी, 14 भाग दिखाई पड़ेंगे। और मजे की बात है कि अगर ये भारत का जो रूपरेखा थी, भारत के भविष्य की रूपरेखा, अगर उसमें किसी प्रकार का सुधार या संशोधन करना है तो आपको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? ब्रिटिश संसद पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार की जो संप्रभुता है, ब्रिटिश सरकार की जो निरंकुशता है, संवैधानिक निरंकुशता, वो 1935 के भारत शासन नियम में देखी गई। ये जाकर के आप देखिए ना, वीडियो बार बार मैं कह रहा हूं कि बार बार जाकर के वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। नवीन सर ने पूरा आपको पढ़ा रखा है, एक एक बिंदु पढ़ा रखा है, किसी प्रकार का कंटेंट छोड़ा नहीं गया है आपको, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में क्या कह रहा है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित पर आधारित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम हमने बताया था कि केंद्र और प्रांतों में विषयों का विभाजन किया गया था। एक केंद्र सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची के रूप में किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब केंद्र में जो है कितने सब्जेक्ट? 59 सब्जेक्ट, राज्य में कितने सब्जेक्ट? 54 सब्जेक्ट, और समवर्ती में कितने सब्जेक्ट? 36 सब्जेक्ट रखे गए थे। केंद्र के सब्जेक्ट पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य के सब्जेक्ट पर राज्य कानून मतलब प्रांत कानून, समवर्ती सूची पर केंद्र और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कानून बनाएगी, बशर्ते अगर दोनों के बीच टकराहट उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। हमने बताया कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा विषय आ जाए जो तीनों में ना हो, उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। और इस अवशिष्ट विषय को 1935 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल के पास रखा गया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इतने समय किसके पास है? उस संसद के पास है अवशिष्ट विषय। तो यहां पर कह रहा है कि विभाजन, और विभाजन जब आप बताएगी तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आप पे जाइएगा, इसके अलावा और किसी भी आंसर पर आप मत जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। तो मुख्य विशेषताओं में क्या नहीं है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ, बिल्कुल अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें कहा गया कि इसमें जो है देशी रियासतें शामिल होंगी, इसमें प्रांत शामिल होंगे, इसमें 6 जो है कमिश्नरी क्षेत्र, जो यूटी क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे, लेकिन देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, जिसके कारण ये क्या रहा? असफल रहा। तो ये बात सही है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को पास नहीं, अभी हमने बताया कि अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो किसके पास रखी गई? गवर्नर जनरल के पास रखी गई। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मुख्य विशेषता नहीं है, तो मुख्य विशेषता ये नहीं है भैया, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के पास रखी गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया, बिल्कुल प्रांतीय जो है स्वायत्तता का क्या किया गया था? सूत्रपात किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, इसलिए कि प्रांतों को अब शक्तियां दी जाती हैं कि वो अपने विषयों पर क्या करें? कानून का निर्माण कर सकें। ये भी बात सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाती है, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में अब केंद्र में लागू कर दी जाती है, प्रांतों से समाप्त करके।
तो ये पूरा आपका जो आंसर है वो बी होगा। मुझे उम्मीद है कि डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। मेरा ये कहना है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, सबसे पहले आप क्या करें, एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखें। जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअलिटी नहीं मजबूत होगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट नहीं मजबूत होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो जाकर के वीडियो वो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो देखें, देन उसके बाद ये देखें कि हलवा टाइप लगेगा यार, जाकर के उसको देखिए, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, रगड़िए पूरा साले को, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल संविधान सभा के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।